हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। गुड इवनिंग सभी को। गुड इवनिंग सभी लोग, जुड़ जाइए फटाफट। कैसे हैं आप सब लोग, स्वागत है आप सबका इस रैंकर सीरीज में। गुड इवनिंग, जुड़ जाइए। कैसे चल रही है पढ़ाई आप लोगों की भाई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। चलिए तो हेलो डियर स्टूडेंट, मेरा नाम है दीपक और आज हम आपको बताने वाले हैं रैंकर सीरीज में आपको टॉप यानी महत्वपूर्ण 10 प्रश्न जो कि कुछ प्रीवियस यानी पिछले साल आए हुए हैं और कुछ आने के चांसेस हैं उसको देखने वाले हैं, जो कि जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी सब्जेक्ट से रहने वाला है। तो जुड़ जाइए आप लोग फटाफट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न इस तरीके से रहने वाला है कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन आल्सो नोन एज, यानी विभाजन के नियम को और किस नाम से जाना जाता है। यानी जो विभाजन का नियम किस, इन द सेंस ऑफ, आपने मेंडल का नियम पढ़ा होगा। मेंडल बॉटनी में, उसमें हमने पढ़ा था कि मेंडल साहब ने क्या किया था, 7 लक्षणों का 7 साल किससे, मटर के पौधों से उन्होंने 7 लक्षण बताए थे। तो वहीं जो नियम और लक्षण का बताए थे उसका अध्ययन किया था। उसके हिसाब से उन्होंने 3 नियम दिए थे, जिसमें से लॉ ऑफ सेग्रीगेशन उसमें से एक है। और इसमें पूछा क्या गया है कि और किस नाम से जाना जाता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को। तो हम इसको लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स के नाम से जानते हैं। पहला नियम जो था आपका लॉ ऑफ डोमिनेंस था। दूसरा नियम था लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। और तीसरा नियम जो था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असोर्समेंट। 3 नियम दिए थे मेंडल सर ने। 7 साल अध्ययन किया था, मटर के पौधे के 7 लक्षणों का अध्ययन किया था। 7 साल मेहनत करके उन्होंने क्या बताया था, 3 नियम दिया था। उसमें प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र अभिव्यूहन का नियम दिया था उन्होंने। और उन्होंने क्या बताया था कि जो प्रभाविता का और पृथक्करण का नियम जो बेसिकली होता है, जिसे हम लॉ ऑफ डोमिनेंस या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बोलते हैं, वो क्या होता है बेसिकली एक संकर संकरण पर आधारित होता है। मोनोहाइब्रिड जिसको बोलते हैं। मोनोहाइब्रिड क्या होता है, डाई हाइब्रिड क्या होता है, यह बेसिकली होता है कि किसी एक लक्षण को रख कर ध्यान में रखते हुए अगर 2 लोगों के बीच क्रॉस कराया जाए, जैसे कि उसकी हाइट को मिला, एक लक्षण है उसको क्रॉस करा रहा है, तो कैसा पौधा मिल रहा है या कैसा संकरण मिल रहा है, तो उसको मोनोहाइब्रिड बोलते हैं। वहीं अगर डाई हाइब्रिड की बात करें तो 2 लक्षणों को ध्यान में रखकर, एक हाइट हो गया एक कलर हो गया। वैसे तो मेंडल सर ने 7 नियम बताए थे, लेकिन जो आपका 7 नियम में से किसी एक नियम को ध्यान में रखकर क्रॉस कराया जाए तो जो संकर बनेगा वो आपका प्रभाविता और पृथक्करण के नियम के आधार पर ही बनेगा। वहीं अगर 2 नियम पे बेस पे आता है कोई भी प्रश्न, तो आपका स्वतंत्र अभिव्यूहन का नियम से संबंध रखता है, जो कि 2 लक्षणों को ध्यान में रख के क्रॉस कराया जाता है, जिसको डाई हाइब्रिड क्रॉस बोला जाता है या द्विसंकर संकरण बोला जाता है। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिए। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर रहेगा क्या होता है, लॉ ऑफ प्यूरिटी। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है, लॉ ऑफ पृथक्करण का नियम क्या कहता है, बेसिकली लॉ ऑफ पृथक्करण का नियम कि एवरी इंडिविजुअल हैज़ 2 एलील्स ऑफ हार्ट रेट, यानी कि हर जीन के पास 2 एलील्स होते हैं, यानी 2 एलील्स होते हैं जो क्या कर रखते हैं, दो क्या एक लक्षण रखते हैं। 2 एलील्स होते हैं, अलग अलग लक्षण रखेंगे। और जब मान लीजिए एक एलील्स ए है, एक एलील्स ए है, अपना लक्षण रख रहा है अपना लक्षण, और एक एलील्स एक ए है, एक एलील्स ए है, तो अगर ए आपका एलील्स है, ए आपका एलील्स है, तो उन्होंने कहा क्या था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में बेसिकली कि ये अगर कैपिटल टी हाइट को दिखा रहा है, स्मॉल टी
ड्वार्फ नीज में यानी बौनेपन को दिखा रहा है, छोटा है, बड़ा, लंबा और छोटा को दिखा रहा है। तो जब भी आपकी क्या हो, क्रॉसिंग होगी तो वो बोला अलग अलग हो जाएंगे, पृथक हो जाएंगे, गैमेट फॉर्मेशन। तो भाई अगर इससे ये करेगा तो जायज़ सी बात है अलग अलग ही करेगा, इससे क्रॉस इससे करेगा, इससे क्रॉस इससे करेगा, फिर ए इससे क्रॉस करेगा, तो चार आपके क्या बने, संकर बनते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी के। तो आप देखिए अलग होके ही तो क्रॉस हो रहे हैं दूसरे से ना। तो उन्होंने यही बताया था कि आपका जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में क्या बताया गया था कि जब भी गैमेट्स फॉर्मेशन होता है तो दोनों एलिल्स अलग अलग हो जाते हैं, अलग होके ही अपना क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, यानी एक संकर करते हैं। उसी को उन्होंने बताया था। व्हेन द बॉडी मेक गैमेट स्पर्म और एग, देज टू एलिल्स सेपरेट, अलग अलग हो जाते हैं, और ईच गैमेट रिसीव ओनली वन एलिल। भाई एक गैमेट ए हुआ, इसका गैमेट एक हुआ, तो एक ही एलिल्स पाएगा। और इसी को हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ प्यूरिटी, क्योंकि अलग हो रहा है तो इसको प्यूरिटी बोलेंगे ना। तो गैमेट शुद्धता के नियम इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारे शरीर में हर गुण जैसे लंबाई के 2 जीन होते हैं। जब युग्मक यानी गैमेट यानी शुक्राणु या अंडे बनते हैं तो ये दोनों जीन एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, और नतीजा क्या रहता है कि हर युग्मक केवल एक ही जीन पहुंचता है, एक जीन वहाँ से, एक जीन मदर से, एक जीन फादर से आता है, तभी तो। और आपके चूँकि युग्मक के गुणों कोई मिलावट नहीं होती और अपने गुण को शुद्ध होता है, ठीक, इसलिए यह नाम दिया गया है, ठीक, शुद्धता का नियम भी बोलते हैं इसको। अब अगला प्रश्न उसी से संबंधित रहने वाला है कि सेग्रीगेशन अकर ड्यूरिंग, यानी सेग्रीगेशन विभाजन अलग अलग कब होता है, फर्टिलाइजेशन के समय, कि गैमेट फॉर्मेशन के समय, कि ग्रोथ के समय, कि म्यूटेशन के समय। तो हम देखेंगे कि जो विभाजन सेग्रीगेशन होता है, अभी जस्ट हमने बताया था कि जब गैमेट का फॉर्मेशन होता है, गैमेट का निर्माण होता है, तो हमारा जो सेग्रीगेशन वाला रूल था, ये दोनों अलग होके ही क्रॉस करेंगे, ना कि दोनों मिल के इसे क्रॉस करें, अलग अलग होके ही ये लोग क्रॉस करते हैं। यानी गैमेट के फॉर्मेशन के समय इसका सही उत्तर रहने वाला है आपको जो होगा, आपका विभाजन कब होता है, गैमेट फॉर्मेशन के समय सेग्रीगेशन होता है, जब गैमेट बनेगा। अकॉर्डिंग टू मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, द टू एलील्स फॉर्म ए स्पेसिफिक ट्रेट सेग्रीगेट टू फॉर्म ईच अदर ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, मियोसिस के। एज रिजल्ट ईच गैमेट कैरी ओनली वन एलील, दीज एलील्स आर ब्रॉट बैक टुगेदर ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। यानी मेंडल के विभाजन के अनुसार गैमेट निर्माण की प्रक्रिया के दौरान एक विशेष लक्षण के 2 एलील्स होते हैं, कोई लक्षण है उसके 2 एलील्स होंगे और एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। कब, गैमेट जब हमारा बनता है तब, उसको सेग्रीगेशन बोलते हैं इंग्लिश में। इसके परिणाम स्वरूप जो होता है, प्रत्येक गैमेट में प्रत्येक जीन के लिए केवल एक ही एलील्स होता है। जब क्रॉस होता है तो एक यहाँ से जाएगा मदर से या एक फादर से, और ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, एलील्स मिक्स होंगे और फर्टिलाइजेशन के द्वारा एलील जुड़ जाते हैं, ठीक। हु प्रपोज द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, स्वतंत्र अपव्यूहन या स्वतंत्र वर्गीकरण का नियम किसने दिया है। सबसे इजी प्रश्न है, तो अभी जस्ट हमने बताया था ग्रेगर जॉर्ज मेंडल सर थे। उन्होंने क्या किया, 7 पौधों के लक्षणों का और 7 साल में अध्ययन किया, और किस पौधे के, मटर के पौधे के, जिसको हम बोलते हैं सटाइवम, उसका नाम रहने वाला है मटर के पौधे से 7 साल 7 लक्षण के बारे में उन्होंने बताया, और 3 ला दिए, क्या दिए, 3 ठो ला दिए, जो कि 2 ला हमारे फर्स्ट सेकेंड जो था मोनोहाइब्रिडाइजेशन पर, एकल संकरण पर था, और जो आपका लॉ ऑफ आपका जो तीसरा नियम था जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, वो जो था डाई हाइब्रिड संकरण पर रहा था। अगला प्रश्न जो रहने वाला है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर बेस्ट एक्सप्लेन बाय, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, यानी जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सबसे अच्छा कौन समझाता है, संरचना को कौन समझाता है, तो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल,
सैंडविच मॉडल कि लेमिनर मॉडल। तो सबसे अच्छा अभी तक हमने पढ़ा है कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है आपका ऑप्शन बी जो रहने वाला है वो सही रहने वाला है। क्यों? क्योंकि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल मोस्ट एक्यूरेट वे टू डिस्क्राइब द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सबसे अच्छा सही मॉडल है। और द मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल मूव लाइक ए लिक्विड नॉट सॉलिड वॉल, यानी जो हमारा प्लांट का सेल हमने देखा था, सेल वॉल जो होता है, सेल वॉल की वजह से वो क्या होता है कि फ्लेक्सिबल नहीं होता है, लेकिन इसकी वजह से, किसकी वजह से, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की वजह से थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहता है। और इसको हमारे सर ने, किसने दिया था इस मॉडल को, सिंगर और निकोलसन ने 1872 ईस्वी में इसको दिया था। इन्होंने बताया था कि जो हमारा प्लाज्म मेम्ब्रेन है, यानी जो दीवार की झिल्ली दीवार है, सख्त नहीं है, सख्त नहीं बल्कि तरल है। किसकी वजह से है? किसकी वजह से? प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की वजह से है। और सिंगर निकोलसन ने दिया था, उन्होंने ही बताया था। और इसको क्या नाम दिया था? बोला है उन्होंने कि बाई लेयर ऑफ फास्फोलिपिड, द्वि लेयर ऑफ फास्फोलिपिड का बना होता है। क्या बना होता है हमारा मेम्ब्रेन? कौन सा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बाई लेयर ऑफ फास्फोलिपिड। इसको विशेष तौर से आप लोगों को ध्यान में रखना है, एग्जाम में आता है कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसने दिया? सिंगर एंड निकोलसन सर ने। किससे बना था? बाई लेयर फास्फोलिपिड। क्या बना था? प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट मेन इनमें कंपोनेंट है। और यह फ्लेक्सिबल होता है, सॉलिड नहीं होता है। यही चीज़ आपको ध्यान में देना है जो कि एग्जाम में आते हैं। अगला प्रश्न यानी पांचवा प्रश्न आपका रहने वाला है भाई कि विच लिपिड मेनली प्रेजेंट इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, झिल्ली दीवार जिसको बोलते हैं, में मुख्य रूप से कौन सा लिपिड पाया जाता है? यहाँ पर प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट आता तो ठीक है, लेकिन यहाँ पूछा है लिपिड, तो भाई इसमें लिपिड तो सब है, लेकिन क्या है कि कौन सा पाया जाता है? ट्राइग्लिसराइड, स्टेरॉइड की वैक्स। तो हमको पता है कि सर फास्फोलिपिड का बना होता है, वो भी बाई लेयर आपका, बाई लेयर ऑफ फास्फोलिपिड का हमारा जो है दीवार झिल्ली आपकी बनी होती है। तो फास्फोलिपिड का हमारा जो, अब आप अगला प्रश्न पूछते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाया कहाँ जाता है? ये हमारा सेल है। सेल का आउटर कवरिंग जो भाग है उसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। उसके अंदर लिक्विड है, इसलिए इसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। उसके अंदर न्यूक्लियस है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल की बाहरी परत को बोलते हैं, जिसको दीवार झिल्ली बोलते हैं, जिसमें सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं, जिसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम्स, ये सारे सेल ऑर्गेनिज्म, सेल कंपोनेंट उसमें उपस्थित होते हैं, न्यूक्लियस होता है। तो फास्फोलिपिड आर प्राइमरली बिल्डिंग ब्लॉक फॉर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दे आर बाइलेयर, टू लेयर, हेड और टेल होता है इसमें, वाटर और इसको होता है इसमें। दिस स्ट्रक्चर क्रिएट फ्लेक्सिबल दैट प्रोटेक्ट द सेल। प्लाज्मा झिल्ली की मुख्य हिस्सा होती है फास्फोलिपिड, दो परतों में होती है। बेसिकली आपको याद रखना है, जो कि प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं। छठा प्रश्न रहने वाला है कि हु क्वाइन द टर्म टेक्सोनोमी, यानी टेक्सोनोमी जो वर्ड है, जो टर्म है, जो शब्द है, किसने दिया? एक तो होता है फादर, कौन है? जनक कौन है? जनक कौन है? एक तो होता है भैया टर्म किसने दिया। तो इसमें कंफ्यूज होके आप लोग लिनेयस मत लगा दीजिएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पूछा क्या है, यहाँ पूछा भैया लोग टर्म पूछा है, टर्म। तो एपीडी कैंडोल, एपीडी कैंडोल जो सर थे वो हमारे क्या थे? टर्म, टेक्सोनोमी का टर्म दिया था। और जो फादर हो लीनियस है, ये फादर है। और क्या है? टर्म जो दिए थे हमारे एपी कैंडोल सर ने दिया था इस टर्म को, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन बी आपका सही उत्तर आने वाला है। तो एपी कैंडोल, अगस्टिन पायरमस डे कैंडोल क्वाइन द टर्म टेक्सोनॉमी इन 1813 यानी 1813। वहीं आपके लिनियस सर जो है फादर ऑफ टेक्सोनॉमी के नाम से जाने जाते हैं। और उन्होंने क्या किया था कि टेक्सोनॉमी सब टेक्सोनॉमी के फादर माने जाते हैं, वर्गीकरण दिया था। वहीं हमारे जो एपीडी कैंडोल थे उन्होंने क्या दिया था? टेक्सोनॉमी का वर्ड दिया था, आपको ध्यान रखना है।
तो यही आ गया कि फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कौन है, तो कार्ल लिनियस, इसको बताने की जरूरत नहीं। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर रहने वाला है, ध्यान रखें, एग्जाम में आता है। फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, द कार्ल लिनियस नोन एज द फादर ऑफ टेक्सोनॉमी बिकॉज ही डेवलप द मॉडर्न सिस्टम ऑफ नेमिंग, रैंकिंग एंड क्लासिफाइंग द ऑर्गेनिज्म। की कंट्रीब्यूशन क्या है इनका, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। अब एग्जाम आ जाए कि बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर किसने दिया, तो हमको याद रखना है लिनियस सर थे, उन्होंने इसके बारे में बताया। और उन्होंने क्या बताया कि आपका जीवों के नाम और उनको वर्गीकृत किया किसे, कार्ल लिनियस सर ने, और टेक्सोनॉमी के जनक माने जाते हैं। वही वर्ड किसने दिया, तो केंडोल सर को याद रखना है। और द्विपद नामकरण पद्धति जिसको बोलते हैं बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर की शुरुआत किसने की थी, तो लिनियस सर को हमको जानना है विशेष रूप से। अगला प्रश्न आपका, जो आपका टेक्सोनॉमी जो वर्ड है या टेक्सोनॉमी, बेसिकली हम तो टेक्सोनॉमी के फादर जान गए और टर्म किसने दिया जान गए, लेकिन भाई टेक्सोनॉमी होता क्या उसको जानना भी तो जरूरी है ना। तो टेक्सोनॉमी डील्स विथ, यानी टेक्सोनॉमी किससे संबंधित है, इवेल्युएशन है, विकास से, कि जीव के वर्गीकरण से, कि जेनेटिक्स यानी अनुवांशिकी से, कि फिजियोलॉजी से, शरीर क्रिया विज्ञान से। तो ये जो आपका सही उत्तर रहने वाला है बी, जीवों के वर्गीकरण से सही उत्तर रहने वाला है। किस तरीके से देखते हैं कि टेक्सोनॉमी इज द साइंस ऑर्गेनाइजिंग प्लांट, इट इन्वॉल्व 3 मेन स्टेप, आइडेंटिफिकेशन, नेमिंग, क्लासिफिकेशन। ठीक, पहचान, नामकरण, वर्गीकरण इसमें होता है। या बॉटनी में टेक्सोनॉमी का मतलब पौधों का व्यवस्थित करना, पौधों को सही रूप से इसको व्यवस्थित करेंगे, इसको क्लासिफाई करेंगे, उसी को तो बोलते हैं टेक्सोनॉमी। ठीक, तो बेसिकली हमको क्या रखना है, पौधों को व्यवस्थित रूप से रखना ही टेक्सोनॉमी है। उसका नेम, उसका नेम यानी नेमिंग, पहचान और वर्गीकरण करना। और इसको किसने किया था, हमारे लिनियस सर ने की थी। इसको आप लोग ध्यान देना है। कौन, हमारे लिनियस सर जो थे, कौन थे, कार्ल लिनियस सर थे, उन्होंने इसके बारे में बताया था। और टर्म हमारे केंडोल सर ने दिया था। ठीक, अगला प्रश्न, विच अमंग द फॉलोइंग इज द स्वीटेस्ट शुगर, ये प्रीवियस ईयर एग्जाम में आया हुआ है। कौन सा इसमें से सबसे स्वीट, सबसे मीठी शर्करा कौन सी, ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रक्टोज, माल्टोज। तो बताइए आप लोग फटाफट कमेंट में। आप लोग तो रोज दूध पीते हो, आप बहुत लोग मार देंगे भी ठीक ग्लूकोज, है ना, लेकिन सही उत्तर क्या होगा, फ्रक्टोज। कैसे सर, चलिए देखते हैं कैसे। सही उत्तर फ्रक्टोज। तो जो फ्रक्टोज आल्सो नोन एज द स्वीटेस्ट ऑफ नेचुरली अकरिंग शुगर, इसका मतलब सर कि अगर नेचुरली, अगर हम प्राकृतिक रूप से जो भी शर्करा मिलती है, उन शर्कराओं में से सबसे मीठी शर्करा फ्रक्टोज को माना जाता है। क्यों, क्योंकि यह 173 गुना मीठा होता है ग्लूकोज के, समझ गए। तो आप समझो कि नेचुरली यानी प्राकृतिक रूप से जो डायरेक्ट हमको नेचर से मिल रहा है, वो फ्रक्टोज सबसे मीठा है। अगर हम बात करें सिंथेटिक में, तो सिंथेटिक में मीठा नहीं है, आपको सैकरीन वगैरह मिल जाएंगे जो कि लैब में बने होते हैं। तो जो प्राकृतिक हमको मिलते हैं उसमें से जो शर्करा है, फ्रक्टोज सबसे मीठा शर्करा है, और मुख्य रूप से फलों, शहद और सब्जियों में पाया जाता है। अगर हम साधारण चीनी को 100 माने, तो फ्रक्टोज को लगभग 173 होती है। यही कारण है ग्लूकोज माल्टोज से कहीं ज़्यादा मीठा होता है। ठीक, यही कारण है कि ग्लूकोज और माल्टोज से सबसे ज़्यादा मीठा होता है। यानी प्राकृतिक रूप से प्राप्त शर्करा में सबसे मीठी शर्करा कौन होती है, फ्रक्टोज होती है। ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में आता है। लास्ट क्वेश्चन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेड अप ऑफ, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो हमारे बेसिकली होती है प्लाज्मा झिल्ली, किससे बनी होती है, सेलुलोज से, लिपोप्रोटीन से, प्रोटीन से, लिपिड से। तो सर अभी आप बोलेंगे कि सर यहाँ तो लिपिड है तो इसलिए लिपिड नहीं, यहाँ लिपिड और प्रोटीन से आपका सही उत्तर रहने वाला है। लिपिड और प्रोटीन से आपका सही उत्तर रहने वाला है। ठीक है, तो इसी तरीके का
आप लोग जुड़े रहिए इसी तरीके से। किस तरीके से डाउट हो तो कमेंट कीजिए। और ठीक है, थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।